हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। अभी तक आपने इस चैप्टर के बेसिक्स को समझ लिया है। साथ में ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, जहां पर हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाना सीखा था। आज है बारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने की, समझने की और सीखने की। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंटरटेनमेंट क्लब के लिए 31 मार्च 2021 के लिए। तो फर्स्ट आपका ये फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, जहां पर आपको डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस लिखने हैं, क्रेडिट साइड पर इनकम लिखनी है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है। वही रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास अकाउंट के बैलेंसेस होते थे, जिसे लेकर के हम बनाते थे, ट्रायल बैलेंस से उठाते थे। अब यहाँ पर तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस है नहीं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इससे हम कैसे बनाएंगे? फ्रेंड्स, यही मैं आपको समझाने वाली हूँ कि एक एक टर्म को इसमें समझना। रिसीट साइड पर आपके पास इनकम है और पेमेंट साइड पर आपके पास एक्सपेंसेस है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपके कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के दोनों तरह के रिसीट एंड पेमेंट लिखी होती है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से खर्चे और इनकम लिखनी है? रेवेन्यू नेचर की। जो रेवेन्यू नेचर की इनकम है वही आप यहाँ पर लिखोगे, और जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस है वही आपको एक्सपेंडिचर में लिखने हैं। साथ में एक पॉइंट और याद रखना है आपको, कि जो एडजस्टमेंट्स करनी है वो आपको एक्रूअल बेसिस पे लिखनी है। सारी ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पर एक्रूअल बेसिस पर लिखनी है। मतलब कि जो खर्चा आपका इस साल से रिलेटेड है वही बुक होगा। पिछले साल, अगले साल का कोई भी खर्चा इसमें नहीं लिखा जाएगा। और जो खर्चा इस साल से रिलेट करता है और वो आपने नहीं लिखा है, पे नहीं किया है, तो उसके लिए आप एडजस्टमेंट्स करोगे, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाली, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे। नहीं समझ में आया है? कोई बात नहीं, मेरे साथ बने रहो। क्वेश्चन को साथ के साथ सोल्व करोगे तो साथ के साथ आपको समझ में भी आता रहेगा। मैं अब आपको एक एक टर्म उठा करके यहाँ से आपको समझाऊंगी कि ये आपकी कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। आपको इसको यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है या बैलेंस शीट में लिखना है, और क्यों लिखना है। तो फर्स्ट हम रिसीट साइड से स्टार्ट करेंगे, जहां पर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है कैश का। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता। ये आपकी एसेट होती है, जिसे आप बैलेंस शीट में लिखते हो, और वो भी क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाएगा कैश का बैलेंस शीट में 11,500। नेक्स्ट है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस है एक तरह से सब्सक्रिप्शन, जो कि मेंबर्स पूरे लाइफ टाइम के लिए एक ही बार में लमसम अमाउंट क्लब को दे देते हैं। तो इस अमाउंट से मेंबर्स को और क्लब को एक लंबे टाइम के लिए बेनिफिट मिलने वाला है। तो लंबे टाइम के लिए बेनिफिट मिलने वाला है, तो हम उसे एक ही साल तक लिमिट नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका कैपिटल नेचर का, जिसे आप बैलेंस शीट में लिखोगे, आप यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखोगे। नेक्स्ट है आपका लोकर रेंट। लोकर रेंट आपका रेवेन्यू नेचर का है। क्यों? क्योंकि ये जो लोकर रेंट है, ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है, इसी साल के लिए मेंबर्स ने रेंट की पेमेंट की है, उस लोकर को यूज करने के लिए। तो ये रिसीट आपकी इनकम साइड पर आ जाएगी। बाय लोकर रेंट अमाउंट 22,000 रुपए। एंट्रेंस फीस 5700 रुपए, ये आपकी रिसीट है। लेकिन ये कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है उस पर। कई बार कुछ क्लब्स इसे कैपिटल रिसीट भी मानते हैं, तो वहां पर आपको उसे बैलेंस शीट में दिखाना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसको रेवेन्यू नेचर का ही मानोगे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम्स में लिखोगे 5700 रुपए। अगर हमारे पास यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई इंफॉर्मेशन होती कि आपको इसे एज ए कैपिटल रिसीट मानना है, या इसका कोई परसेंटेज लेकर के आपको बैलेंस शीट में लिखना है, तो आप उसी तरह से इसको अप्लाई करते। नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट को ध्यान से देखना। यहाँ पर 3 सालों की 3 अमाउंट दी गई है, और एक लमसम अमाउंट भी बाहर आउटर कॉलम में लिखा गया है, 3,71,000
₹800। अब यहाँ पर आप मुझे थोड़ा-सा सोच के बताओ कि आपको यहाँ पर इनकम में कौन-सी अमाउंट लिखनी है? ₹3,71,800 या इन तीनों में से किसी एक अमाउंट को या 2 को या 3 को या सारों को, क्या लिखोगे आप? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही इनकम और एक्सपेंसेस को लिखना है। आपको पिछले और अगले साल की कोई भी इनकम नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ करंट ईयर पर फोकस करना है कि इस साल की इनकम आपकी क्या है, वही आपको लिखनी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, आप किस साल के लिए बना रहे हो? 2020 और 21 के लिए बना रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास सब्सक्रिप्शन की जो इनकम है, वो 3,46,000 वही आपकी इनकम साइड पर लिखी जाएगी, 3,46,000। बाकी जो है, ये आपकी यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी। जो ये आपकी पिछले साल की आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, वो आपकी रिसीट्स में आ गई है और वो लास्ट टाइम की बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट्स होगी। जब हम पूरे क्वेश्चंस को करेंगे जहां हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है, तब मैं ये सारी एडजस्टमेंट्स बनाऊंगी। अभी आप ये देखो, इस सब्सक्रिप्शन की तीनों अमाउंट्स में से आपको यहाँ पर कौन सी लिखनी है, कौन से साल की लिखनी है और क्यों लिखनी है। तो सब्सक्रिप्शन आपका रेवेन्यू नेचर का होता है। दूसरा, आपको सिर्फ ये देखना है कि करंट ईयर से रिलेटेड आपने कितना रिसीव किया है, वही आपको लिखना है। इसके बाद है डोनेशंस फॉर स्विमिंग पूल, 2 लाख रुपए। अब यहाँ पर जो डोनेशंस है, ये आपकी रिसीट्स है, इनकम है, बिल्कुल डेफिनेट है। अब डोनेशंस के केस में दो केसेस होते हैं, एक जनरल डोनेशन होती है और एक स्पेसिफिक डोनेशन होती है। अगर जनरल डोनेशन होती, जहां पर आपको आगे कुछ भी ना लिखा हुआ होता, यहाँ पर सिर्फ डोनेशन लिखी होती, तो हम उसे जनरल डोनेशन मान करके इनकम्स में लिख लेते। मतलब कि वो पर्टिकुलरली सिर्फ एक डोनेशन जो अमाउंट मिली है हमको क्लब की वर्किंग के लिए चाहिए, मिली है क्लब की मेंटेनेंस के लिए वो अमाउंट दी गई है। पर्टिकुलरली किसी मेंबर ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको ये फंड किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करना है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करना है, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए यूज करना है। अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट या किसी पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए दिया जाता है फंड, तो वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, वो आपका बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, कैपिटल के नेचर का होगा, कैपिटल रिसीट होगी। तो यहाँ पर ये जो डोनेशन मिली है आपको, स्विमिंग पूल के लिए मिली है, स्विमिंग पूल को मेंटेन करने के लिए मिली है, 2 लाख रुपए। तो ये आप बैलेंस शीट में लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखोगे। इसके बाद है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपकी रिसीट है, आप इनकम साइड पे लिखो, 15,000 रुपए। अब यहाँ पर ये आपके रेवेन्यू नेचर की है, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की है उस पर, उस पीरियड का जो आपको इनकम मिली है उस इन्वेस्टमेंट पर, वो आपकी इसी पीरियड में आएगी, रेवेन्यू नेचर की हो जाएगी। मिसलेनियस इनकम, ये भी आपकी रेवेन्यू नेचर की है, जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे, वैसे ही आप लिखोगे। इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, 12,000 रुपए। अब आपको कुछ इनकम हो रही है, एडवर्टाइजमेंट आपने क्लब के लिए किया और उससे आपको इनकम हो रही है, वो आपका रेवेन्यू नेचर का ही है, कैपिटल नेचर का नहीं है। जब तक आपको क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर रिसीट के लिए ना लिखा हो, आप उसे सिर्फ जनरल नेचर का ही लोगे और आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे। तो यहाँ पर इसके बारे में हमारे पास कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको इनकम में लेंगे, रेवेन्यू नेचर का मानेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। तो अब आपने रिसीट साइड की सारी इनकम को लिख लिया है। अब देखते हैं पेमेंट साइड में वो कौन से एक्सपेंसेस है जिसे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। तो फर्स्ट है रेंट। रेंट आपको, जैसा कि मैंने अभी बताया था, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। उस पर्टिकुलर पीरियड के रिलेटेड आपको बेनिफिट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है, उसी करंट पीरियड के लिए रेंट की पेमेंट हो रही है। तो ये आपका रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू का खर्चा है, जिसे आप एक्सपेंडिचर साइड पे लिखो, 48,000 रुपए। फर्नीचर परचेज किया है, 50,000 रुपए। अब आपने जब फर्नीचर परचेज किया है, तो इसका बेनिफिट आपको लंबा मिलने वाला है, एसेट परचेज किया आपने, और ये एसेट आपकी बैलेंस शीट में लिखी जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं, ये आपकी कैपिटल नेचर की है। सैलरी। सैलरी आप किसको पे करते हो? आप उन एम्प्लॉइज को पे करते हो जिनकी सर्विसेज आप लेते हो,
उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने जब सर्विसेज ली तो उसकी पेमेंट की, और ये शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए जब आप सर्विसेज लेते हो और उसकी सैलरी देते रहते हो, तो वो आपकी सैलरी खर्चा है रेवेन्यू नेचर का, जिसे आप एक्सपेंसेस में लिखो 2,40,000। इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है। एक लिमिटेड पीरियड डिसाइड होता है, वो आपका करंट ईयर से रिलेटेड है, तो वो खर्चा आप यहाँ पर इंक्लूड करोगे। तो यहाँ पर आपको 12,600 रुपए दिया गया है, रेवेन्यू नेचर का है, पूरा का पूरा आप यहाँ पर लिखोगे। टेलीफोन चार्जेस, ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, शॉर्ट टर्म का है, जैसे ही आपने यूज किया उसके चार्जेस लग गए, तो ये खर्चा भी आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस में बुक हो जाएगा। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का खर्चा भी आपका रेवेन्यू नेचर का है, और आप इसको यहाँ लिखोगे। जब तक किसी खर्चे के बारे में पर्टिकुलरली ना लिखा हो, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो क्वेश्चन में, आप उसे रेवेन्यू नेचर का ही मानोगे। इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड, इन्वेस्टमेंट अगर आप परचेज कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक लंबे समय तक आपके साथ रहने वाली है। एक तरह से आपको बेनिफिट इस एसेट का लंबा मिलना है, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल नेचर का। जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा वो आपका कैपिटल नेचर का है। जिसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है, शॉर्ट पीरियड के लिए मिल रहा है, तो वो आपका हो जाता है रेवेन्यू नेचर का, जिसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हो। तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट जो है एसेट है, जिसे आप बैलेंस शीट में लिखोगे। अब यहाँ पर आपको कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहाँ अब आपने इनकम साइड पर और एक्सपेंसेस साइड पर सारी वो टर्म्स लिख ली है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखी जानी चाहिए, जो रेवेन्यू नेचर की है, कैपिटल नेचर की नहीं है। अब बारी आती है यहाँ पर चेक करने की कि आपके पास सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। तो चेक करो, टोटल करो। इनकम साइड का टोटल आ रहा है 4,01,400 रुपए, और एक्सपेंसेस आ रहे हैं आपके 3,22,900 रुपए। तो इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। तो इनकम ज्यादा होने पर हमारे पास 78,500 रुपए का जो एक्सेस आ रहा है, वो आपका क्या होगा, सरप्लस कराएगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रॉफिट कहते हैं, उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप उसे क्या कहोगे, सरप्लस कहोगे। और और इस बैलेंस को आप कहाँ लिखोगे, अगर आपको इन दोनों साइड का टोटल इक्वल करना है, तो आप कहाँ लिखोगे इसे, आपको इसे डेबिट साइड, एक्सपेंसिव साइड पर लिखना है, टू सरप्लस, और अमाउंट लिखो 78,500 रुपए, और एंड में टोटल आ जाएगा आपका दोनों साइड पर 4,01,400 रुपए। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। एक छोटा सा बेसिक आपने समझ लिया है कि हाँ कौन सी टर्म्स आपको इंक्लूड करनी है और कौन सी नहीं करनी है और क्यों। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख करके। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। आप लेकिन बने रहना, सीखते रहना, कंटिन्यूटी को बनाए रखना, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, और जितनी प्रैक्टिस करोगे आप ही की स्पीड बढ़ेगी, आप ही का एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज होगा। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी अकाउंट्स में सीखने की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, और अच्छा लगे उन्हें भी अकाउंट्स पढ़ना। तो बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो आपके पास वीडियो डालने के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगी कि वीडियो डल गई है। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।